चलें ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट all multiple choice which are related with second year in organic and organic chemistry. ये पूरे 20 years के combined chapter number 1 to 11 organic inorganic के combined multiple choice questions हैं। इससे पहले हम लोगों ने वन बाय वन एक एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस पढ़ लिए। अब हम कंबाइन की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी स्टडी कर लेंगे हम बहुत तेजी के साथ। तो इनिशियली हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Octet rule is fulfilled by all noble gases except dash। तो जितनी भी गैसेस होती हैं नोबल, इसमें सबसे ऊपर वाली गैस जो टॉप पर है वो कौन है? हीलियम। हीलियम अपना डुप्लेट रूल फुलफिल कर रही है, जबकि बाकी तमाम गैसेस ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल इज दैट हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज हीलियम। तो हीलियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 33 बिलोंग्स टू डैश। अच्छा, इसको निकालने का तरीका कैसे? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है। जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन होगा, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास p पर एंड हो जाएगी। तो इसका मतलब एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक, और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 5A आर डैश इन नेचर। देखें, ग्रुप 1 और 2 की बात करें, बेसिक नेचर के होते हैं। 3 और 4 हमारे पास 5 6 7 ये सारे कोलन हाइड्राइड्स हैं। तो कोलन हाइड्राइड्स के अंदर एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं और न्यूट्रल भी हैं। 6 और 7 के एसिडिक होते हैं, 3 और 4 के बेसिक, 5 के आई थिंक न्यूट्रल है, नाइट्रोजन नहीं, 5 के बेसिक है। 5 के क्या है? बेसिक। 5 में कौन है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सारे के सारे क्या है? बेसिक। अमोनिया बेसिक नेचर की है। NH3 क्या है? बेसिक है, बेस बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए। 3 हमारे पास जो नेचर है हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। 3 में कौन था हमारे पास? बोरॉन। 4 में कार्बन। 3 के न्यूट्रल होते हैं, देखा था हमने। 4 और 5 के बेसिक, और 6 और 7 के एसिडिक। 6 के स्लाइटली एसिडिक और 7 के हाईली एसिडिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्रुप 5 से बिलोंग कर रहा है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ए इज बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम कंसिस्ट ऑफ। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन के आइसोटोप में भले से कोई सा भी आइसोटोप हो, प्रोटॉन तो एक ही पाया जाए। अगर प्रोटियम होता तो 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटियम 1 न्यूट्रॉन, ट्राइटियम 2 न्यूट्रॉन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बिलोंग कर रहा है चैप्टर नंबर 3 से, एस ब्लॉक एलिमेंट। यहां पर हम लोगों ने नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सारे पढ़े। द मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, इसमें से कौन सा मेटल सुपर ऑक्साइड बनाएगा? ग्रुप 2A के एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाते नहीं है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम तो आंसर नहीं है। ग्रुप 1A के ऑक्साइड लिथियम बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम नॉर्मल पर दोनों बनाता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड।
तो पोटेशियम क्या होगा हमारे पास, एक ऐसा मेटल है जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। तो द राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द एंटीडोट ऑफ H2S poisoning is very dilute by using dash। अच्छा, H2S की पॉइजनिंग होती है, ठीक है, उसकी पॉइजनिंग को कम करने के लिए, उसके जहर के असर को कम करने के लिए हम उसका एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वैक्सीन जो निकल रही है एंटीवायरस होता है, तो वायरस के जो एंटीवायरस निकलता है एंटीडोट निकलता है, इसी तरह एंटीडोट H2S के लिए क्या है, क्लोरीन। अगर H2S पॉइजनिंग हो जाए तो उसको डाइल्यूट करने के लिए उसका एंटीडोट क्या निकालते हैं हम लोग, क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरीन इज द एंटीडोट ऑफ H2S पॉइजनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 7, गैल्वेनाइज्ड आयरन मींस आयरन कोटेड विद डैश। जब भी आयरन के लिए गैल्वेनाइजिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब भी आयरन के लिए गैल्वेनाइजिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो याद रखिएगा हमेशा कोटिंग होती है किससे, कोटिंग होती है जिंक। अगर जिंक को कोट किया जाएगा आयरन की सरफेस पर तो दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग और आयरन गैल्वेनाइज्ड। तो यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब होता है मेटल या आयरन इज कोटेड विद जिंक। तो ये आप रट्टा लगा लें बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग बोरिक एसिड टू 140 डिग्री सेल्सियस इज डैश। द प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग, दोबारा रिपीट करता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग बोरिक एसिड टू 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये इफेक्ट ऑन हीटिंग चैप्टर नंबर 4 में बोरिक एसिड के शॉर्ट नोट में पढ़ चुके हैं हम लोग। पहले 100 पे हीटिंग होती है, फिर 140 पर और फिर 240 पर। 100, 140 और 240। तो यहां पर जब 140 पर बोरिक एसिड को हीट किया जाता है तो हमारे पास पायरोबोरिक एसिड हासिल होता है। ठीक है, क्या हासिल होता है, पायरोबोरिक एसिड। इट मींस दैट द राइट ऑप्शन ऑफ मल्टीपल चॉइस 8 इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस वन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। अच्छा, एक होता है कंडेंस पॉलीमर, एक होता है एडिशन पॉलीमर। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीए पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स, ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, ये सारे क्या है, एडिशन पॉलीमर। जब ये बनते हैं तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता, तो ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर है। तो टेराइलिन, ये क्या आपके पास, ये है कंडेंसेशन पॉलीमर। यानी जब टेराइलिन की फॉर्मेशन होती है तो यहां पर हमारे पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल में भी वाटर में भी HCl एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, दिस वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। टेराइलिन, टेराइलिन इज अ कंडेंस पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the number of isomers of pentane, the number of isomers of pentane is dash। देखें दो तरीके, या तो आप क्या कर लें, इसको बना के देख लें आइसोमर्स को, 5 कार्बन एटम है, एन बनाए, न्यू बनाए, आइसो बनाए, तो आपके पास टोटल नंबर निकल के आ जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं पेंटेन। अगर कोई मौजूद है तो वो बना सकता है। ठीक है, वो पूरे के पूरे कंपाउंड लिखे इसके और आइसोमर्स बनाए। अदरवाइज एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इनके आइसोमर्स निकालने का मेथड सीख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक तक मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आइसोमर्स बनाने का टेक्निक है। ठीक है, आइसोमर्स बनाने की टेक्निक है, बाकायदा फॉर्मूला है, तो एक बनाया हुआ फॉर्मूला है जिसके जरिए हम इजीली बता सकते हैं कि किसी भी अल्केन में कितने, मतलब सैचुरेट में कितना आइसोमर्स बन सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। और वो एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के लिए कारआमद है। ठीक है, वो इस्तेमाल कहाँ पर होगा, एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के लिए।
तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं अभी तो जस्ट बनाएंगे एन आइसोन्यू 3 बनेंगे, इसके अलावा तो बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर पैंटीन के जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपेन एंड प्रोपनल आर डैश। तो प्रोपनल में CHO ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और प्रोपनॉन में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, CO ग्रुप। तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। ठीक है, जब हम देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम, लेकिन पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स तो हैं, लेकिन कौन से, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीटली फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, पहली बात न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, किसी भी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, किसी भी एटम पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। दोबारा रिपीट करता हूं किसी जिसको मैं, इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैज नेगेटिव चार्ज और a lone pair of electron is called न्यूक्लियोफाइल। तो वो न्यूक्लियोफाइल है। अब हम जरा और से इसको देखें कंप्लीटली, तो यहां पर हमारे पास OH, OH क्या है, नेगेटिव। OH हमारे पास क्या है, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है। CN भी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं 3, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है, BF3 बोरॉन ग्रुप 3 का एलिमेंट है। तो इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जो ये 3 फ्लोरीन के साथ डॉट एंड क्रॉस मॉडल बना लेगा। ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है और ना ही इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लोन है, एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब BF3 इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो बोरॉन फ्लोराइड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स डैश। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आसान सी बात, अगर हम ओल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हासिल होगा, हासिल होगा आल। और अगर आल की रिडक्शन कर दें, रिवर्स लेके चले जाएं, इस प्रोसेस को क्या कर ले हम लोग, रिवर्स लेके चले जाएं, तो इसका मतलब फॉरवर्ड में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो बैकवर्ड में क्या होगी, रिडक्शन। तो बैकवर्ड में रिडक्शन हो रही है, इट मींस है रिडक्शन से वापस क्या बन जाएगा, ओल। ओल क्या है, अल्कोहल। तो ओल इज द राइट आंसर, अल्कोहल। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो क्या हासिल होगा, ओल। आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हाइब्रिडेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज दैट। कार्बोनाइल ग्रुप में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑफ डैश टाइप। बहुत ही आसान सी बात है, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। किसी भी कंपाउंड में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया गया, किसी भी कंपाउंड में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया गया तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर एक भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया गया तो sp2, और एक भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया गया तो sp। तो द राइट आंसर of multiple choice number 14 is sp2, that is D। D भी हो सकता है लेकिन आप एक ही लगाना है ऑप्शन, तो क्या होगा, B। तो द राइट ऑप्शन इज sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, डिपेंड करता है बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड sp3,
डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस सही समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। देखिए पता होना चाहिए, कोबाल्ट का पिंक कलर होता है, मैग्नीज का बफ व्हाइट, कॉपर ब्लू, और क्रोमियम जो होता है वो होता है डार्क ग्रीन। तो क्रोमियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। आई रिपीट इट, कोबाल्ट पिंक, मैग्नीज बफ व्हाइट, कॉपर ब्लू, क्रोमियम डार्क ग्रीन। तो राइट आंसर इज Cr2O3। ठीक है, देन 16, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन से विटामिन से होती है? डी। विटामिन डी से होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रिकेट्स कहते हैं इसको हम लोग। और ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है विटामिन का टॉपिक। ये सोर्सेस क्या क्या होती हैं विटामिन डी की? सनलाइट, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मिल्क भी होता है, ये आपके पास डिफरेंट टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन ज्यादा सोर्स क्या है? सनलाइट है और दूध है। विटामिन डी और इसकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? उसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स। 17, द मिल्क शुगर इज आल्सो कॉल्ड डैश लैक्टोज। जो मिल्क शुगर है इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 18, द एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5A एंड थर्ड पीरियड हैज द एटॉमिक नंबर डैश। अब ये कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सी बात है, पीरियड नंबर 3, इसका मतलब लास्ट सबशेल क्या होगा? 3। ग्रुप 5A, ग्रुप 5A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं NS2 NP3, NS2 NP3। ये क्या हो गया? इसका आपके पास जनरल बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब N की जगह पे 3 पुट कर दें, 3S2 और 3P3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से करते हुए आ जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये एटॉमिक नंबर बनेगा 15। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस क्लियर होगा। मगर इस मल्टीपल चॉइस में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर हमें पीरियड नंबर गिवन हो तो इसका मतलब n गिवन है। इसका मतलब क्या गिवन है? ये n गिवन है हमें, कितना है? 3। और 5A का मतलब 5A, 5A का मतलब पहले इसकी लिखी हमने जर्नल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। उसके बाद हमने n की जगह पे 3 पुट कर दिया और 1s2 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी 3p3 तक, तमाम इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया। ये कहलाएगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक, नेक्स्ट 19, 19 is the number of neutron in protium is dash 0। कैसे पता चलेगा हमें? प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, 0 से ज्यादा होते ही नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन है 4, 0 1 2 3। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ड्यूटियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन। तो 19 में क्लियर। 20 पे चलते हैं। दिस हैज द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी। हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। जब भी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज और हाइड्रेशन एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज। सबसे आखिरी एलिमेंट कौन है? सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम ऑप्शन में नहीं है, तो सीजियम की मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी पाई जाती है। वजह क्या है? जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने में न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस से मूव करते हैं हम लोग। 22, both crystalline form of sulfur exists at this transition temperature 95.5। सल्फर में 95.5 वो टेम्परेचर है
जिसमें सल्फर के दो आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म रोम्बिक और मोनोक्लिनिक अल्फा और बीटा सल्फर कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम at 95.5 degree Celsius. This temperature is called transition temperature. Clear? उम्मीद है कि ये मल्टीपल चॉइस क्लियर होगा. अब आगे की तरफ मूव करने जा रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट 22. The mixture of aluminum nitrate and aluminum powder is dash. Is called अमोनल. अमोनल ये गन पाउडर होता है, एक्सप्लोसिव है. अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ एल्यूमिनियम नाइट्रेट को मिक्स कर दें तो जो चीज बनती है इसको हम कहते हैं अमोनल. अमोनल इज द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर. क्लियर? 23rd इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड. ग्रुप 1b के एलिमेंट्स कहलाते हैं सिक्के बनाने वाली धातें, कॉइनेज मेटल्स. Elements of group 1b are also called coinage metal. सिक्के बनाने वाली धातें, वो मेटल जिनके जरिए कॉइन्स, जिनके जरिए सिक्के बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉइनेज मेटल. आसान सी बात. ऑप्शन बी इज करेक्ट. डैश. इसके बाद 24. मेटेलिक हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज डैश. आयनिक, बॉर्डरलाइन, कोवेलेंट, इंटरस्टिशियल. मेटेलिक हाइड्राइड बनते कैसे हैं? अगर हाइड्रोजन को ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर से पास करें और हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल की सरफेस में ट्रैप हो जाए, ये जो पोर्स होती हैं इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियस, और ऐसे बनने वाले हाइड्राइड्स कहलाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. तो मेटेलिक हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, क्योंकि इसमें जो वेकेंट स्पेसेस, इसमें जो पोर्स, इसमें जो एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियस. ठीक है? तो मेटेलिक हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. नेक्स्ट 25. साइक्लोहेक्सेन हैव द जनरल फॉर्मूला. देखिए, नॉर्मल अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. अगर हम दो टर्मिनल से दो हाइड्रोजन निकाल दें तो ये साइक्लिक रिंग बन जाएगा. तो साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n. तो CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन. उम्मीद है कि ये क्लियर होगा आप लोगों को. तो CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन. तो 25 तक कोई मसला नहीं है. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो मल्टीपल चॉइस और कर लेते हैं. 26. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ RSH. नाम होता है एल्डिहाइड CHO, ईथर O ऑक्सी ग्रुप, कार्बोक्सिलिक COOH, थायो अल्कोहल RSH. तो RSH थायो अल्कोहल का फॉर्मूला है. 27. अनदर नेम ऑफ मीथेन इज मार्श गैस. मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? मार्श का मतलब होता है दलदली जगह. तो मीथेन जो निकलती है वो दलदल से निकलती है, ऐसे प्लेसेस से निकलती है जो दलदली होती हैं, उभरी हुई भूरी, देखिए उसमें से ना बबल्स की फॉर्म में निकल रही होती है. तो मीथेन का एक और नेम क्या है? मार्श गैस. 30 तक कर लेते हैं हम लोग. द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज 3 डिग्री कार्बोनियम आयन. याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन. और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होता है? प्राइमरी. और उसके बाद ये कार्बोनियम आयन नॉर्मल CH3, ये भी कार्बोनियम आयन है. तो राइट आंसर ऑफ 28 इज A. मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज टर्शरी R3C पॉजिटिव. 29. रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 92 से 95% अल्कोहल. रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर 92 से 95% अल्कोहल पाया जाता है. इसी तरह 30. इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन. फॉर्मलिन 41% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मलिन को हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है? तो 41% सॉल्यूशन, परसेंटेज भी याद रखिएगा. ठीक है? तो अगर हमें किसी भी बॉडी वगैरह को प्रिजर्व करना है तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे फॉर्मलिन, जो कि 41% सॉल्यूशन होता है. ये असल में क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड गैस होती है,
इसको पानी में डिसॉल्व करके 41% सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो हियर वी हैव कंप्लीट around 30 multiple choice, important multiple choice of second year inorganic organic chemistry complete. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी तमाम मल्टीपल चॉइस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग these multiple choice questions, so you can come in or ask. Otherwise अपना ख्याल रखें।